नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं मृच्छकटिकम के चतुर्थ अंक को लेकर के, और ये चतुर्थ अंक की एक लंबी यात्रा अपनी रही। ठीक उसी प्रकार की यात्रा जिस प्रकार की चेटी ने विदूषक को यात्रा करवाई है वसंत सेना के महल की। वसंत सेना के जो महल की बात जब हम कर रहे थे तो प्रवेश द्वार से लेकर के 8वें प्रकोष्ठ तक, और इस समय कई प्रकार की चर्चा आई कि ये प्रकोष्ठ है या कोई एक ओपन स्पेस है या बड़ा बड़ा एक तरह से म्यूजियम टाइप अरेंजमेंट है। वो कुछ भी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचे, लेकिन एक निष्कर्ष यहां जरूर निकाला जा सकता है कि वसंत सेना का जो यह महल है, ये जो भवन है, वो सारी सुख सुविधाओं से युक्त है। हम यह भी देखते हैं कि दो चार जो उस समय का जो स्थापत्य है उसकी ओर हमारा ध्यान अवश्य जाना चाहिए कि विदूषक वसंत सेना से मिलने आया है, या उसको और स्पष्ट करें तो इसे इस रूप में समझना चाहिए कि चारुदत्त के द्वारा भेजे गए रत्नावली हार को यह सोच करके विदूषक के द्वारा भेजा गया है कि चूंकि विदूषक के हाथ से चोर ने वसंत सेना के आभूषण को चुरा लिया है, तो अब उसके बदले में क्या करूं, तो बदले में अपनी पत्नी जो है धूता, उनका रत्नावली हार उसके बदले में वो भिजवाता है। तो इसी क्रम में वसंत सेना के पास आता है, चेटी प्रवेश द्वार पर मिलती है, प्रवेश द्वार से उनको वसंत सेना तक ले जाया जाना है। अब अगर जो मैंने स्थापत्य की बात कही तो उसको किस रूप में समझा जाए, या तो हम यह सोचें कि हर एक कमरा इंटरकनेक्टेड है, जिस तरह के म्यूजियम में होते हैं कि आपने एक कमरे में प्रवेश किया, फिर दूसरे तीसरे चौथे उसी से आप सीक्वेंसिंग करते हुए निकलते हुए और अंत में जो है वो आप एग्जिट कर जाते हैं। तो 8वें से अ टाइप ऑफ एग्जिट है, क्योंकि वसंत सेना जहां दिखाई देंगी वो किसी कमरे में नहीं है, अर्थात कमरे से बाहर बैठी है। एक तो यह रूप हमें देखना चाहिए, या दूसरा हम इस प्रकार भी सोचें कि जो भी व्यक्ति, कोई विशिष्ट व्यक्ति वसंत सेना से मिलने आते होंगे तो वसंत सेना के उस सारे सेटअप को, उन सारी व्यवस्था को ये यहां दिखाने के लिए आते होंगे। जैसे आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं तो वहां पर आप एक पर्टिकुलर जगह से निकलते हुए सारी चीजों को देखते हुए फिर आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो ठीक यहां पर वसंत सेना के इस महल का वर्णन है। 8 विशाल कमरे हैं, जिसके लिए कि नाटककार ने प्रकोष्ठ शब्द प्रयोग किया है। अब जब 8 कमरों को वो देख चुके होते हैं कि अचानक उनकी नजर वसंत सेना के भाई पर जाता है, जो कि विकलांग है, थोड़ा सा टेढ़ा चलता है, लिंपिंग करके चलता है, और उसको देख करके उसका हंसी मजाक उड़ाना, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, कन्वर्सेशन बिटवीन वासव दत्ता, द ब्रदर ऑफ वासव दत्ता एंड विदूषक नहीं है, बल्कि एक पासिंग कमेंट है उनकी पूरी व्यवस्था को देख करके। और उसके बाद उससे मिलने के बाद फिर थोड़ा आगे विदूषक पहुंचता है तो एक नारी दिखाई देती हैं, और वो नारी को देख करके भी, क्योंकि वो उनको जो है ना काफी एक तरह से तुंदिल वह नारी है, तोंद काफी लंबा चौड़ा तोंद है और मोटी है, काफी फैट एक तरह से, इसलिए मैंने बताने की कोशिश की थी कि ओबीज जो है ना, ओबेसिटी से लग रही है कि वो पीड़ित है। और इसी वर्णन के क्रम में एक बड़ा सुंदर एक पुनः ध्यान उस समय के समाज की व्यवस्था की ओर जाता है कि जब उसकी माता को देखता है विदूषक, तो उसके बाद एक कमेंट करता है कि तत्किमेताम प्रवेश्य महादेव मेव द्वार शोभा इह गृहे निर्मिता। यद्यपि यह हास्य में कहा गया है कि पहले इस जगह पर आपने अपनी माता को बिठा दिया, उसके बाद इस घर के कमरे को और प्रवेश द्वार को बनाया है क्या? क्योंकि जिस प्रकार महादेव की मूर्ति की स्थापना कर दी जाती है, उसके बाद उसके
कमरे और उनके प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाता होगा प्राचीन काल में, उसकी ओर या उस समाज में उसकी ओर यहां पर हम संकेत प्राप्त करते हैं। तो एक स्थापत्य व्यवस्था की ओर भी इनडायरेक्ट जो कह सकते हैं कि हिंट्स यहां हमें प्राप्त होता है। लेकिन दूसरे शब्दों में इससे जो एक सामान्य हास्य का विषय मिला कि उस जिस जगह पर जिस कमरे में बैठी हुई है वसंत सेना की माता, उस कमरे का प्रवेश द्वार इतना छोटा या ऐसा है कि जिसके थ्रू से वसंत सेना की माता का प्रवेश किया जाना अत्यंत दुष्कर है, नहीं प्रवेश किया जा सकता है, इसलिए यह हास्य है। तो इस तरह से ये हम देखते हैं। और इसी रूप में यदि हम विदूषक का आकलन करें, विदूषक नामक एक चरित्र जो है वो प्रायशः जितने भी श्रृंगार प्रधान नाट्य है उनमें विदूषक आवश्यक रूप से पाया जाता है। और विदूषक को एक तरह से कहें कि इसको आज के टर्म में यदि उनको हम रखें तो इनको फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये कुछ भी बोल लेता है, ये कुछ भी बोल सकता है। और उनके बोलने का, क्योंकि ये इतना चपल इतना चंचल होता है कि इसकी बुद्धि किसी एक जगह पर टिकी नहीं होती। और सामान्यतया जो भी नाटककार होते हैं वह यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि विदूषक कभी गंभीर नहीं होता, लेकिन यदि वह गंभीर है तो उनकी बातचीत से ही वह गंभीरता झलकती है, चाहे हास्य में ही उस गंभीर विषय को यह क्यों ना कह जाए। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि अगर आज की भाषा में कहें तो वो देखेंगे कि इसको ये बॉडी शेमिंग में लीन पाया जाता है, क्योंकि जिस तरह वसंत सेना के भाई और वसंत सेना की मजाक उड़ाता है वो आधुनिक समाज इसे स्वीकृत नहीं करे, रैडिकल कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की बात वो करता है किसी एक परंपरा से युक्त होकर के किसी एक चिंतन के अधीन जिस प्रकार बात करता है, फंडामेंटलिस्ट कह सकते हैं। मतलब आज के जितने भी समाज विरोधी शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, जेंडर बायस्ड कह सकते हैं, वो सारे के सारे चीज आप कहें तो विदूषक के ऊपर में आरोपित कर सकते हैं। लेकिन पुनः मैं कहूंगा कि मनुष्य के जीवन में जब भी कभी हास्य है तो उस हास्य के क्रम में जो वार्ता का क्रम होता है उसमें किसी भी प्रकार से इस तरह की बातों की व्याख्या नहीं लेनी जानी चाहिए कि चाहे वो जेंडर बायस है या रेडिकल है या फंडा। क्यों? क्योंकि हमारा जो हास्य होता है ना वो किसी व्यक्ति विशेष की व्यवस्था, आचरण, व्यवहार, बोलचाल, शारीरिक स्वरूप, इन चीजों को लेकर के होता है। लेकिन सभ्य समाज आज इसे अच्छा नहीं मानता। अस्तु, तो विदूषक में वो सारी चीजें पाई जाती है जो आज की दृष्टि में तथाकथित जिसको विकसित समाज कहते हैं उस दृष्टि से यह समाज विरोधी व्यवहार विदूषक का दिखता है। तो जब ये मजाक उड़ाता है, मतलब उनके मोटापे का और उनकी चीजों का, तो चेटी उस पर एक तरह से उसको डांटती हुई, झिड़कती हुई कहती है हताश। अब ये जो हताश शब्द है, हम लोग आजकल बोलचाल में हताश शब्द का बढ़िया प्रयोग करते हैं। वो वहां पर जो है ना हता आशा यस यसः इति हताश इस तरह से बनता है। लेकिन जिस प्रकार यहां पर हम अर्थ ले रहे हैं, अर्थ तो यही है कि हता आशा यस यसः, लेकिन कस्मिन् विषये आशा हता, प्रश्न यह उत्पन्न होता है। तो जीवनस्य विषये हे विदूषकः, यदि जीवनस्य विषये भवान हताशः वर्तते तर्हि एवं प्रकारेण संवादः करणीयः। मतलब यदि आपको अपने जीवन से, अपनी इस जिंदगी से प्रेम नहीं है तो आप इस प्रकार का मजाक उड़ाएं। तो हताश का इंटेंडेड मीनिंग यहां पर यही है, जिसको आम भाषा में कहते हैं कि अगर तुमको अपनी जिंदगी से प्रेम नहीं है तो ये बोल के दिखाओ। तो यहां पर भी चेटी ने हताश शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है कि माम एवं उपहस अस्माकम मातरम, यानी इस प्रकार हम लोगों की जो माता है अर्थात वसंत सेना की माता जो है उनका जो है मजाक मत उड़ाओ। ऐसा खलु चातुर्थिकेन पीड्यते। अब ये जो माता है चातुर्थिक नामक विशिष्ट रोग से पीड़ित है। अब ये चातुर्थिक उस काल का एक विशिष्ट रोग है, कदाचित हम इसे कह सकते हैं जो फीवर है, हाई फीवर हो या एक ऐसा फीवर हो जिसका एडवर्स इफेक्ट हो, 4 दिन तक चलने वाला फीवर हो, तो ऐसे ज्वर आदि को ये चातुर्थिक, क्योंकि चतुर्थ शब्द है, इस संख्यावाची शब्दों के आधार पर इस रोग का नामकरण है यहां पर। तो अब उस समाज में इसकी क्या व्यवस्था होगी, लेकिन एक अनुमान के माध्यम से यहां जरूर किया जा सकता है कि चातुर्थिक अर्थात चौथे दिन तक चलने वाला।
हम इस रूप में अर्थ लेंगे तो एक ऐसा रोग होता होगा जो 4 दिन तक होता होगा और जिसके कारण व्यक्ति मोटा हो जाता है, फूल जाता होगा, सूज जाता होगा। कुछ इस तरह से बातें निकलकर हम ला सकते हैं। कभी कभी हुकवर्म से जो पीड़ित जो लोग होते हैं कि 2 ही 3 दिन में अच्छे खासे वो फूल जाते हैं, तो मैं भी इसी तरह का कोई यह एक रोग हो जिस रोग से वसंत सेना की माता पीड़ित है। अब इस पर भी जो विदूषक है वो मजाक उड़ा देता है। आप देखेंगे कि ब्रैकेट में लिखा होगा सपरिहासम अर्थात हास्यपूर्वक और भगवंश चातुर्थिक, हे भगवान चातुर्थिक, अर्थात वो जो रोग है उस रोग को भी वो भगवान समझ के उनसे विनती कर रहा है कि एतेन उपकारेण मामपि ब्राह्मणम अवलोकय, कि जिस प्रकार से तुमने ये उपकार किया है मुझे जैसे ब्राह्मण को भी अपने उस उपकार के द्वारा देखो। अब ये बात समझ में नहीं आ रही, इसका हास, इस मजाक का निहितार्थ क्या है विदूषक के संदर्भ में? क्या कोई व्यक्ति रोग पाने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करेगा? नहीं, भगवान से तो हम प्रार्थना रोग से छुटकारा के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्यों इस प्रकार की प्रार्थना ब्राह्मण कह रहा है, विदूषक कह रहा है कि मुझे भी देखो, हमारे ऊपर भी उपकार करो? तो कदाचित मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बैठे बैठे भोजन करते रहने के कारण, कि जब ये हो जाता है कि कोई काम नहीं करना पड़ेगा, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, बैठे रहो, खाते रहो, कुछ इस प्रकार की भावना होगी, इसीलिए विदूषक यहां पर इस प्रकार की कामना करता है। अदरवाइज हम किसी भी प्रकार के रोग के लिए ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते। फिर चेटी उस पर डांटती हुई कहती है, हताश मरिष्यसि, कि अगर इस प्रकार मजाक उड़ाओगे मेरी माता का तो मारे जाओगे। मतलब इसका अर्थ यह भी है कि ये जो मजाक है ये अच्छा, ये हास्य नहीं है, कहीं ना कहीं ये एक इंटेंडेड ये जो है ना बड़ा किसी दिल पे चोट करने वाला ये मजाक है। इसलिए चेटी बार बार उसको रोकती है कि इस प्रकार मजाक मत करो। विदूषक फिर अब विषय को परिवर्तित करके, या विषय को परिवर्तित ना करके बल्कि उसी विषय में पूरी तरह से रमा हुआ है, अर्थात उनकी माता की, आज जिसको कहते हैं नाम भाषा में, बातों से खटिया खड़ी कर देना। तो ये विदूषक उनकी माता के पीछे पड़ा हुआ है, उनके माता के उस मोटापे के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि उनकी यह माता बहुत ही मोटी होगी। क्यों? क्योंकि आगे वाला जो पद्य है उसकी ओर देखिए क्या कह रहा है, दास्याह पुत्री, ये गाली है। मित्रों, मैंने कई बार इस विषय में चर्चा की है आप लोगों के सामने कि हमें बार बार यह सिखाया जाता है कि संस्कृत भाषा में कोई गाली नहीं है। तो उसके विषय में मैं एक अवांतर टिप्पणी कर दूं, गाली किसी भाषा में नहीं होती। गाली मनुष्य के मन में, मनुष्य की क्रिएटिविटी में, मनुष्य के फ्रस्ट्रेशन में, मनुष्य के जलन में, मनुष्य की बदले की भावना में, मनुष्य के क्रोध में, या मनुष्य की पीड़ा में, या मनुष्य की निराशा में, या मनुष्य की असफलता में गालियों का सृजन होता है। और वह गाली वो किसी भी भिन्न भाषा के माध्यम से दे सकता है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो। अर्थात गाली किसी भाषा में नहीं होती, गाली मनुष्य प्रयोग करता है। और मनुष्य के मन में जो उठने वाले जो इस प्रकार के अपशब्द होते हैं वो जब मुंह से निकलते हैं तो वही गाली कहलाती है। संस्कृत में भी गालियां हैं और वही चीज आप देखेंगे कि दास्याह पुत्री। अब ये चेटी को गाली दे रही है, दासी की बेटी। अब दासी, अगर आप देखें दासी भाव, तो ये अगर इस शब्द मात्र से दासी की व्याख्या करें तो दासी को यहां पर किसी भी रूप में समाज में पतिव्रता नारी के रूप में नहीं माना गया, नहीं देखा गया। और ऐसा माना जाता है कि दासियों का संबंध कई अन्य पुरुषों से होते हैं। तो इस रूप में यह गाली बन करके यह भाव स्पष्ट होता है कि दासी की बेटी, अर्थात एक अवैध संतति आदि के रूप में। अस्तु, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ही गाली का ये भाव नहीं है, लेकिन एक हंसी मजाक में निकली हुई ये गाली है। वरमीदृशः शून पीन जठरो मृत एव, कि ये जो जिस तरह से इससे तो अच्छा जो है, जिस तरह से ये इसकी माता बैठी हुई है, जिस प्रकार इसकी माता पैर लटका के बैठी हुई है मोटी तगड़ी इस रूप में, इससे अच्छा तो मर जाना। क्या रे, पीन जठरः मृत एव, अर्थात इस मोटापे और बुढ़ापे से तो अच्छा है कि भाई मर ही जाओ। क्यों? देखिए क्यों मर जाओ, तो कह रहे हैं सीधु सुरा आसव मत्ता एतावदवस्थम गता ही माता। अब यहां पर प्राचीन काल में शराब भी 3 प्रकार के,
आज भी कई प्रकार के हैं, कोई वाइन कहते हैं, कोई बियर कहते हैं, कोई अल्कोहल कहते हैं, कोई अलग अलग ढंग से जो है क्षेत्रीय भाषा में कोलोकियल लैंग्वेज में अगर जाए तो जैसे ठर्रा या पौवा आदि इस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है जब भी कभी हम इंटॉक्सिकेशन के लिए कोई अल्कोहल यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में एक ही प्रकार के शराब होते थे, नशा के लिए एक ही प्रकार के द्रव होते थे। सीधू एक विशेष प्रकार का शराब है। सुरा, बार बार हम लोग नाम सुनते हैं, सुरा तो सबके मुंह पे शब्द पे रहता है। सुरा एक अलग भिन्न प्रकार का यह शराब है, और आसव यह भी भिन्न प्रकार का है। आसव शब्द आप लोगों ने और अन्यत्र भी पहले भी सुना होगा, जब आपने भास का नाटक स्वप्न वासव दत्तम की नांदी पढ़ा होगा, और जहां पर है वासव दत्ता बलो बलस्य त्वाम, तो वासव दत्ता जो है वहां जब संधि विच्छेद करेंगे तो वहां पर आसव दत्ता शब्द निकल कर आता है, शराब दी गई। तो यहां आसव एक विशेष प्रकार के शराब है। तो इन 3 प्रकार के शराबों के पान करने के कारण मत यानी इग्नोरेंट, बेहोशी की दशा में होना, जिसको कहते हैं इंद्रिय शून्य होना। तो अगर शराब पान के कारण एतावत अवस्थाम गता ही माता, कि भाई तुम्हारी माता की ऐसी हालत हो गई है, तो अर्थात इतनी अशक्त हो गई है, किसी भी कार्य करने में अक्षम है यह, तो यदि म्रियते, तो अगर ये तुम्हारी माता मरती है तो श्रृगाल सहस्र पर्याप्तिका भवती, कि जो हजारों श्रृगाल के खाने के लिए पर्याप्त भोजन होगा अगर तुम्हारी मां मरती है तो। अब ये बताइए, ये एक प्रकार की कितनी ये हास्य और एक कटु हास्य है कि अगर तुम्हारी माता अभी मर जाती है तो हजारों सियारों के भोजन के लिए पर्याप्त होंगी। अस्तु, हास्य है। हम इसी के माध्यम से कई सारी चीज जो होते हैं संवादों के माध्यम से अपने मस्तिष्क में चित्र बना लेते हैं मित्रों। और यहां जिस प्रकार का वर्णन है, हमारे सामने वासव दत्ता की माता का कोई पोर्ट्रेट नहीं है, कोई चित्र नहीं है, लेकिन विदूषक के द्वारा बार बार कही जाने वाली इन बातों के आधार पर ही हम वासव दत्ता की माता की स्थिति की परिकल्पना कर सकते हैं। अस्तु, तो ये एक वर्णन है। इस तरह के पद्य व्याख्येय नहीं होते हैं, केवल ये समझने मात्र के लिए होते। ये इसके माध्यम से हम कहते हैं दृश्य चित्र उपस्थित किया जाना। किसी भी कवि और किसी भी लेखक की यह विशेषता होती है कि अपनी भाषा से, अपने संवाद से, अपने वाक्य से हमारे सामने एक चित्र उपस्थित कर देता है। स्मरण कीजिए महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का वह पद्य जिसमें कि शकुंतला को भ्रमर परेशान कर रहा है। हम आप जब तक अदर ठीक है, भ्रमर परेशान कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से महाकवि कालिदास ने वहां पर दृश्य चित्र उपस्थित किया है, चला पांगम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वे पथुमतीम रहस्याख्यायी वस्वनसि मृदुकरणांति कचरः करो व्याधुन्वत्याः पिबसि रति सर्वस्व मधरम वयम तत्वान्वेषान् मधुकर हतास्त्वं खलु कृति। तो ये जो पद्य है, इसके माध्यम से जिस प्रकार के शकुंतला के सारे हाव भाव को हमारे सामने उपस्थित कर देता, वह एक भिन्न रस है, यह एक भिन्न रस है, लेकिन मूल है कवि की कल्पना, कवि के संवाद, कवि के वाक्य, कवि की वर्णन शैली, जिसके आधार पर हम एक दृश्य अपने सामने उपस्थित पाते हैं। अस्तु, बात बदल करके अब दूसरी ओर विदूषक, जिसको कह सकते हैं कि टॉपिक को चेंज करना, टॉपिक को चेंज करते हुए पूछता है चेटी से कि भवती किम युष्माकम यान पात्राणि वहंती, कि अयो चेटी, क्या आपके यान पात्र यानी यान गाड़ी पात्र जो है, गाड़ी आदि आपके चलते हैं क्या? यानी आप गाड़ियां आदि भी हैं आपके पास क्या? अर्थात बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, रथ घोड़े या नाव जहाज आदि ऐसे तो आपके यान नहीं चलते। बेचारी चेटी कहती है, आर्य नहीं ऐसी नहीं, मेरे पास कहां से, नहीं मेरे कोई यान आदि नहीं चलते, मैं ठहरी एक साधारण नारी। अब विदूषक इसमें भी देखिए, एक विदूषक जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि ये बड़ा ही उच्छृंखल किस्म का यह होता है, और इनके संवादों की जब सृष्टि की जाती है
तो उसमें देश काल पात्र की अपेक्षा नहीं की जाती कि कब किस समय किन बातों का हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर है जो आज की भाषा में जिसको कहते हैं कि ये जो फ्लर्टियस नेचर का होता है, ये फ्लर्ट करने वाला होता है, जो भी कोई इसके साथ कोई नारी दिख जाए उसी के साथ ये फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। बट इनको एक प्रेम को कैरी करने वाला नहीं दिखाया जाता, प्रेम में डूबा हुआ दिखाया नहीं जाता, लेकिन जो भी कोई नारी मिलती है उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। यहां पर भी विदूषक इस चेटी के साथ फ्लर्ट करना शुरू करता है और विदूषक कहते हैं किम वात्र पृच्छ्यते, अरे मैं भी कैसा मूर्ख हूं कि ये मैं अभी यहां पूछ रहा हूं। आपके पास गाड़ी की कमी थोड़े है, लेकिन देखिए किस ढंग से ये कहता है कि युष्माकम खलु, अर्थात तुम्हारे तो प्रेम निर्मल जले, यानी प्रेम से पवित्र जल में। अब जल का मतलब यहां पर केवल ग्लास में पानी ना समझें, यहां जल का मतलब समझें कि प्रेम रूपी सरिता में, प्रेम के सागर में, प्रेम के सरोवर में, प्रेम के झील में आदि। आपके तो प्रेम रूपी निर्मल जल में मदन समुद्र स्तन नितंब जघनान्येव यान पात्राणि मनोहरानी। भाई आपके तो इस प्रेम रूपी सागर में एक से एक यान पात्र हैं, एक से एक सुंदर यान है। अब देखिए किस तरह से वर्णन किया कि मदन समुद्र स्तन नितंब जघन, यानी स्त्रियों के सौंदर्य के जो 3 विशिष्ट तत्व होते हैं, वही तत्व जो है इस प्रेम रूपी जल में हम जैसे लोगों के लिए गाड़ी का काम करता है, पार उतारने का काम करता है। मदन समुद्र देख लीजिए, यानी काम रूपी समुद्र, काम रूपी सागर में स्तन, नितंब और जघन, ये जो है यही अत्यंत सुंदर यान पात्र है जिसको आधार बना करके व्यक्ति उस प्रेम के सागर को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अस्तु, हम एक प्रकार से देखें तो चेटी के भी सौंदर्य का वर्णन हो गया। चेटी कैसी थी, चेटी कैसी होंगी, अगर कोई अच्छा डायरेक्टर होगा और चेटी को जब कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट करेगा तो उनमें कहीं ना कहीं सौंदर्याधायक कुछ तत्व होने चाहिए, इसकी ओर भी कवि ने इशारा कर दिया है। अब इसके बाद एक नई चीज फिर अलग विषयांतर होता है, क्योंकि देखिए जब व्यक्ति फ्लर्ट करता है और अगर सामने से उत्तर नहीं आता तो उन विषयों को बहुत देर तक कैरी नहीं करता। एक मनोविज्ञान है, विदूषक भी अपने उसी मनोविज्ञान के अधीन है और विषय को बदलते हुए एक नई चर्चा करता है कि एवं इस प्रकार वसंत सेनाया बहुवृत्तांतमष्ट प्रकोष्ठम भवनम प्रेक्ष्य, कि भाई वसंत सेना के बहुवृत्तांतम अष्ट प्रकोष्ठम, ढेर सारे विषयों वाले 8 प्रकोष्ठ वाले भवन को देख करके, अर्थात एक ऐसे भवन को देख करके जिसमें कि 8 प्रकोष्ठ है और उन प्रकोष्ठों में कई सारी वस्तुएं, कई सारे विषय, जीवन के से संबद्ध रखने वाले, मनोरंजन के, आमोद प्रमोद के ढेर सारे विषयों से युक्त वह प्रकोष्ठ वाला जो भवन है, उसको देख करके यत् सत्यम, अगर मैं सत्य कहूं, अगर मैं सत्य बोलूं तो जानामि एकस्थमिव त्रिविष्टिपम दृष्टम, एक ही स्थल पर, एकस्मिन् स्थले, देखिए एकस्थमिव मानो एक ही जगह पर, त्रिविष्टपम दृष्टम, त्रिविष्टप यानी तीनों लोकों का दर्शन, त्रिभुवन का हमने दर्शन कर लिया। इतना वैभव युक्त, इतनी सुंदर सुंदर सामग्रियों से युक्त, आम व्यक्ति के जीवन से बाहर के जीवन को और अधिक आमोद प्रमोद युक्त बनाने वाले विषयों को देख करके साक्षात ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जैसे हमने स्वर्गादि लोकों का दर्शन कर लिया हो, देवलोक का दर्शन कर लिया हो। प्रशंसितुम नास्ति में वाग विभव, हम आप भी कहते हैं जब किसी विषय पर आपको कमेंट करना होता है और कमेंट के लिए शब्द नहीं मिलते तो हम ये कहते हैं कि इस विषय को शब्दों के साथ उपस्थित करना बहुत ही कठिन है। यही चीज विदूषक यहां पर कहता है कि प्रशंसितुम, अर्थात इस भवन की प्रशंसा के लिए नास्ति में वाग विभव, मेरे पास शब्द सामर्थ्य नहीं है, अर्थात इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है।
फिर पूछता है विदूषक, किम तावत गणिका गृहम। आप हमें यह बताएं कि अब गणिका गृह कहां है। अब गणिका गृह से मतलब है, गणिका यहां पर है वसंत सेना, गृह यानी घर, यानी अब यह नहीं कि वसंत सेना का घर कहां है, यह नहीं है, बल्कि इसका सामान्य भाव यह हुआ कि अच्छा अब हमें यह बताएं कि वसंत सेना कहां बैठी है, वसंत सेना किस जगह है। अथवा कुबेर भवन परिच्छेद इति, या आप हमें यह बताएं कि कुबेर के भवन का वह एक अंश कहां है। इतना सारा तो देख लिया, लेकिन अब मुझे वह बताएं कि जिस जगह वसंत सेना है वो कहां है, अर्थात कुबेर के भवन का वह हिस्सा कहां है। कुत्र युष्माकम आर्या, तुम्हारी जो आर्या है अर्थात वसंत सेना है वह कहां बैठी है। चिट्ठी कहती है, आर्य एषा वृक्ष वाटिकायाम तिष्ठति। क्या बताएं, जिस आर्या के विषय में आप पूछ रहे हैं वो इसी वृक्ष की वाटिका में बैठी हुई है। तावत प्रविशतु आर्य, ऐसा करें कि आप चले अब वहां पर। विदूषक चलता है। मित्रों, इससे पहले मैंने यह बताया कि 8 प्रकोष्ठ से बाहर है यहां पर, और जो वे टू रीच वसंत सेना है फ्रॉम दैट 8 रूम्स ओनली। तो ये जो एक चीज है, यहां पर वसंत सेना का निर्देश किया जा रहा है कि वसंत सेना कहां बैठी है, तो वो एक विमर्श का विषय है कि उन 8 रूम से, कमरों से गुजरते हुए वृक्ष वाटिका में, किसी गार्डन में, किसी उद्यान में वसंत सेना पेड़ के नीचे बैठी होगी, जहां अब विदूषक जाएगा, पहुंचेगा उनके दर्शन के लिए और उनसे संवाद स्थापित करने के लिए। मित्रों, अपना यह वर्णन जो है, यह विशिष्ट वर्णन जो है, साहित्य पढ़ने का जो आनंद है, हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप हमें आदेश दें। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।